बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को प्रेजेंटेशन विजिबल है? जी सर। यस सर। ठीक। एनर्जी ट्रांसफर से हमने उस दिन जो है क्विट किया था, वहीं से दोबारा स्टार्ट लेते हैं। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी ट्रांसफर बेसिकली क्या था? एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म टू और फ्रॉम अ गिवन मैस बाय टू मैकेनिज्म। देयर आर ओनली टू मैकेनिज्म जिनके थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द हीट ट्रांसफर एंड द सेकंड वन इज वर्क। या तो आप उसके ऊपर काम करेंगे सिस्टम के ऊपर, या सिस्टम से काम लेंगे तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा, या फिर आप हीट के थ्रू उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। हीटिंग और कूलिंग दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप या तो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं या उसकी एनर्जी को कम कर सकते हैं। तो ये दो बेसिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं जब भी आप किसी भी सिस्टम की बात करते हैं। तो अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट ट्रांसफर जो है वो एक सर्टेन रेट के थ्रू होती है, जिसको आप हीट ट्रांसफर रेट कहते हैं। तो हीट ट्रांसफर रेट बेसिकली क्या है? इट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। ये उस दिन भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हीट ट्रांसफर रेट जो है वो आपका पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्टिवली आप देख रहे होते हैं। और हीट फ्लक्स जो है ये आपका डायरेक्शनल हीट ट्रांसफर होता है। यानी जब आप डायरेक्शन की बात करते हैं, दो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि दो तरह की जो वेरिएबल्स हैं, एक है आपके पास डायमेंशनल वेरिएबल है और एक है टाइम वेरिएबल। तो अगर आप टाइम की बात करेंगे तो आपके पास हीट ट्रांसफर रेट आएगा, और अगर आप डायमेंशंस की बात करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी? हीट फ्लक्स आएगा। सो हीट फ्लक्स इज बेसिकली द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। एरिया कोई भी हो सकता है, एरिया आपका स्क्वायर भी हो सकता है, एरिया आपका जो है वो सर्कुलर भी हो सकता है, या कोई भी शेप हो सकती है एरिया की, रेगुलर और इरेगुलर, दोनों में से कोई भी आपके पास शेप हो सकती है। सो हीट फ्लक्स इज बेसिकली द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। जहां जिस डायरेक्शन में आप हीट ट्रांसफर को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके नॉर्मल में वो एरिया कंसिडर किया जाता है। यानी जो आप एरिया लेंगे हीट फ्लक्स के अंदर, वो आपका क्या होगा? पर यूनिट एरिया जो आप लेंगे वो जो इंसिडेंट एरिया होगा, यानी जो उसके नॉर्मल पे आएगा, उसके फ्लो के नॉर्मल पे आएगा, वो आपका हीट फ्लक्स कहलाता है। और सॉरी, वो आपका एरिया आप काउंट कर रहे होते हैं, जब आप उससे डिवाइड करते हैं तो वो आपका एरिया क्या कहलाता है? अब वो आपका जो हीट ट्रांसफर होता है उसको आप हीट फ्लक्स कहते हैं। सो पावर इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टाइम। और अगर आप वर्क को पर यूनिट टाइम पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास पावर होगी। हीट ट्रांसफर को पर यूनिट टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हीट ट्रांसफर रेट होगा। वर्क को पर यूनिट टाइम पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा जी? वो आपके पास बनेगा पावर। बेसिक इक्वेशन है इसकी, जिसमें फिगर 1.12 और फिगर 1.13 है। 1.12 में द सेंसिबल एंड लेटेंट फॉर्म ऑफ द internal energy can be transformed can be transferred as a result of a temperature difference, and they can be referred to as heat or thermal energies. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास हीट और थर्मल एनर्जी क्या है, लेटेंट एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है। तो ये आपके पास सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, लेटेंट हीटिंग क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या लगती है, एंथैल्पी क्या होती है, इसका रिव्यू जो है वो आपको पिछले लेक्चर में मैंने दिया था। तो फर्दर ये है कि इसी को अगर आगे आप लिखना चाहें तो आप हीट अगर Q इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें तो आपके पास अगर डेल्टा टी टाइम है और उसमें एक हीट सर्टन हीट का ट्रांसफर रेट है, तो वो मल्टीप्लाई होगा आपके पास जो डेरिवेटिव ऑफ टाइम है, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप डिस्कस कर लें तो आपके पास आपकी कितनी हीट ट्रांसफर हुई है। अगर आपने टोटल हीट निकालनी है तो आपके लिए ये इक्वेशन है जो इसके टॉप के ऊपर शो की गई है। Q दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोज अप टू द टाइम डेल्टा टी, और जितना उसके अंदर ट्रांसफर रेट है, हीट ट्रांसफर रेट है, उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल हीट आपके पास आ जाएगी कि कितनी ट्रांसफर हुई। इसको फर्दर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसफर रेट जो है कांस्टेंट है, यानी हीट ट्रांसफर रेट अगर आपके पास कांस्टेंट है तो आप उसको इंटीग्रेशन से पहले ले आएंगे, और बाकी आपके पास रिजल्टेंट जो चीज़ बनती है वो बनती है Q इज इक्वल टू क्यू डॉट डेल्टा टी। तो Q डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? Q डॉट आ जाएगा, सेम उसी रिस्पेक्ट से। और इसको स्मॉल q आप उस वक्त लिखते हैं जब आप डायमेंशनल वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे होते हैं, यानी एरिया से डिवाइड जब आप कर रहे होते हैं तो आप इसको स्मॉल q में लिखते हैं।
इससे रिलेटेड या इससे पिछले लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज आगे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपने पहले भी कवर किया है, इसको मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं ताकि ये चीजें हमारी आगे यूज होनी है। तो आप इसको रिवाइज करते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, states that energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one phase or one form to another form. आप इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनर्जी को, ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हम आल्टर कर रहे होते हैं इसकी फॉर्म्स को, डिफरेंट फॉर्म्स में आप इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम फ्यूल की बात करें, फ्यूल को हम जलाते हैं तो क्या होता है कि उससे आपको एनर्जी मिलती है, उसको आप स्टीम वाटर के अंदर यूज करते हैं, बॉयलर्स के अंदर जैसे हम यूज कर रहे होते हैं, तो आप वाटर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं स्टीम में with the help of that energy that is being produced with the ignition of fuel. तो फ्यूल की इग्निशन से आपके पास जो एनर्जी आ रही है, उसी एनर्जी को यूज करते हुए आपने स्टीम प्रोड्यूस की, और स्टीम से आपने पावर प्लांट चलाया, पावर प्लांट से आपने जो एनर्जी ली उसको आपने यूटिलाइज किया डिफरेंट अप्लायंसेस को चलाने के लिए, या जहाँ पे भी वो यूज हो। अगर इंडस्ट्रियल यूज है तो इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए आपने यूज किया, और अगर आपके पास डोमेस्टिक यूज है तो डोमेस्टिक यूज में आपने डिफरेंट अप्लायंसेस को चलाने के लिए उसको यूज किया। इसके लिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन क्या होती है, टोटल एनर्जी इंटरिंग द सिस्टम माइनस टोटल एनर्जी लीविंग द सिस्टम। वो क्या गवर्न करती है, आपको जितनी एनर्जी सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है माइनस आप करेंगे जी जितनी एनर्जी आपके पास सिस्टम से आउट हो रही है। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो आपके पास आ जाएगी, यानी चेंज जितनी उस सिस्टम की एनर्जी चेंज हुई है वो अगर आपने निकालनी हो तो वो आप कैसे निकालते हैं, वो उसमें दो क्वांटिटीज को आपने माइनस करना था। सिंपल प्रिंसिपल है कि जितनी एनर्जी एंटर हुई है माइनस जितनी लीव हुई है, टोटल एनर्जी। तो इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में ई इन माइनस ई आउट, ये जो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है ई इन माइनस ई आउट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम। लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेट एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट, वर्क और mass. It can be the mean of transferring the heat can be any one of these. Heat may be added or being leave from the system. Uh, Work can be added or can be left from the system, and same is the case for the mass as well. तो जब आप इस तरह से करते हैं तो आपके पास डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सिस्टम की एनर्जीज हैं, ये वाले जो एनर्जीज हैं, चेंज इन इंटरनल, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जीज, ये आपकी सिस्टम की एनर्जीज हैं। जबकि आपके पास जो हीट है, वर्क है और वो मैस है, वो आप क्या कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं, और सिस्टम की इनहेरिटेड एनर्जीज नहीं है, वो आप उसको इनकॉर्पोरेट करवा रहे होते हैं, या आप उस सिस्टम में ऐड करेंगे या आप उस सिस्टम में से निकालेंगे उस एनर्जी को। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है जी, डेल्टा। अगर आप इसको रेट की टर्म्स में करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर डॉट लगा देंगे, यानी पर यूनिट टाइम आप कंसिडरेशन में ले आएंगे, दोनों तरफ इक्वेशन को पर यूनिट टाइम से डिवाइड किया तो आपके पास रेट आ जाता है हीट की, एनर्जी की ट्रांसफर का या हीट की ट्रांसफर का, जो भी मेथड हो। हीट का अगर हीट ट्रांसफर का मेथड होता तो हीट ट्रांसफर का रेट आ जाता है, अगर वर्क का मेथड होता तो पावर आ जाती। सेम इसी तरह से मैस का होता तो मैस फ्लो रेट आ जाता। So the net change, increase or decrease in the total energy of the system during a process is equal to the difference between the total energy entering and total energy leaving the system during that process. तो किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आपने एनर्जी बैलेंस लिखना हो तो उसकी जो एनर्जी बैलेंस लिखने की बेसिक इक्वेशन है वो ये है, the energy balance for any system undergoing any process in the rate form, that is the third equation, जिसमें आप रेट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, लाइक पावर है, हीट ट्रांसफर रेट है, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रेट है आपके पास, या सिस्टम की एनर्जी का रेट। अगर हम इसको इस तरह से डील करें कि रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। स्टेडी रेट फॉर्म में क्या होता है, स्टेडी रेट फॉर्म में आपके पास स्टेडी रेट फॉर्म में, स्टेडी स्टेट फ्लो में क्या होता है आपके पास, अगर इसी की बात करें तो डेल्टा टी, यानी आपके पास जो नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो आपके पास क्या रह रहा होता है कि कांस्टेंट रह रहा होता है। तो डी ओवर डी टी आपके पास क्या आ रहा होता है,
जीरो आ रहा होता है, क्योंकि कांस्टेंट की अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास जीरो आ रहा होता है। तो राइट साइड पे हमारे पास जीरो बनता है। तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज अगर हम करें तो ई इन दैट इज इक्वल टू ई आउट, या रेट ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफर इन बाय हीट वर्क और मास, that is equal to rate of net energy transfer out by heat work और mass। तो ये है steady rate form, जब आपके पास steady state हो। In heat transfer problems it is convenient to write a heat balance and to treat the conversion of nuclear, chemical, mechanical or electrical energies into thermal energy at heat generation। तो जब आप हीट बैलेंसेस की बात करते हैं तो हीट बैलेंसेस में आपने हीट्स को बैलेंस करना होता है, इन और आउट की एनर्जीज को बैलेंस करना होता है, या सिस्टम की एनर्जीज के साथ उनको बैलेंस करना होता है। और एक चीज़ है हीट जनरेशन। हीट जनरेशन क्या है? हीट जनरेशन तब होती है जब आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, या मैकेनिकल एनर्जी, जब भी आप कन्वर्जन कर रहे हैं एनर्जी की, तो वो बेसिकली हीट जनरेशन है। जहाँ पे भी कन्वर्जन होगी वो आपकी हीट जनरेशन सोर्स के तौर पर ट्रीट किया जाएगा उसको। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा सॉरी, इससे पिछली जो इक्वेशन है क्यू इन माइनस क्यू आउट, नेट हीट ट्रांसफर आ गया आपके पास, प्लस आपके पास जो हीट जनरेट हुई है वो आ गई। तो पिछली इक्वेशंस में हमने सिर्फ एक चीज ऐड की, वो है हीट जनरेशन। हीट जनरेशन को आपने ऐड किया, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू द एनर्जी ऑफ चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है या थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर आप इसको बेसिकली एक उसमें एक ही कैटर में कंसिडर करें तो ये आपके पास थर्मल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम कहलाती है। अगर क्लोज सिस्टम की बात करें जिसमें फिक्स मैस है, यानी मैस फ्लो रेट आपका चेंज नहीं हो रहा, आपके पास एक केन है, केन के अंदर आपके पास एक फिक्स मैस है, और इसके अंदर अगर आप एनर्जी बैलेंस की बात करें तो ये कैसे होगा? क्लोज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स मैस, उसमें मैस वेरिएबल नहीं होता, यानी कोई चीज फ्लो नहीं कर रही, आपके पास कोई ना कोई चीज ऐसी है जो स्टैटिक फॉर्म है, उसमें फ्लो नहीं आ रहा। ये टोटल एनर्जी फॉर मोस्ट सिस्टम्स इनकाउंटर्ड इन प्रैक्टिस कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इसमें आपके पास इंटरनल एनर्जी यूजुअली इनकॉर्पोरेट हो रही होती है, क्योंकि वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा। तो आपके पास यूजुअली ये जितनी भी एनर्जीज आएंगी वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में आएंगी। दिस इज स्पेशली द केस फॉर स्टेशनरी सिस्टम्स सिंस दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन देयर वेलोसिटी और एलिवेशन ड्यूरिंग अ प्रोसेस। तो इसमें आपके पास स्टेशनरी प्रोसेसेस ज्यादातर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, आपके पास फ्लो नहीं आ रहा होता। मैस आपके पास वही कांस्टेंट एक मैस होता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता क्लोज सिस्टम्स में। तो स्पेसिफिक हीट CV है, मास आपके पास m है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर T2 है। तो नेट ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो आपके पास क्या होगा? चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है तो Q इज इक्वल टू mCV डेल्टा T होगा। डेल्टा T आपका T1 माइनस T2 है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी वर्क इंटरेक्शन the change in internal the change in energy content of a closed system is equal to the heat transfer। कैसे? ई इन माइनस ई आउट दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आ रही होती है, इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा होता है। तो डेल्टा यू को आप फर्दर लिख सकते हैं एम सी वी डेल्टा टी की टर्म्स में। तो आपके पास क्या होगा जी? एम सी वी डेल्टा टी आ गया। और इसको अगर आप स्टेशनरी क्लोज सिस्टम जिसमें वर्क आपका परफॉर्म नहीं हो रहा, तो की इन और ई आउट जिसको हम क्यू के तौर पर लिखते हैं, एनर्जी इन और आउट को आप क्यू की टर्म्स में लिखते हैं कि आपका हीट ट्रांसफर कितना हुआ है, उसको आप सिंपली ये लिख सकते हैं एम सी वी डेल्टा टी। जब आपके पास क्लोज सिस्टम है, वर्क उसके ऊपर परफॉर्म नहीं हो रहा, तो नेट हीट ट्रांसफर जो होगा दैट इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब आप बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के चेंज की तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपके पास जो स्पेसिफिक हीट एनर्जी आएगी वो आपकी आएगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, MCV आएगा। तो इसी में इसमें इसीलिए आपने CV को इनकॉर्पोरेट किया। नेक्स्ट अगर बात करें एनर्जी बैलेंस फॉर स्टेडी फ्लो सिस्टम। स्टेडी फ्लो सिस्टम यानी इसमें फ्लो हो रहा होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग डिवाइसेस such as water heaters and car radiators involve mass flow in and out of a system and are modeled as control volumes। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास मैस फ्लो रेट हो रहा है कंटिन्यूसली, आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे अगर गाड़ी के रेडिएटर की बात करें तो आपका क्या होता है कि वाटर का फ्लो उसमें से चल रहा होता है,
इंजन के थ्रू जो हीट लेके आता है और रेडिएटर के अंदर वो हीट को लॉस करता है, और ये जो साइकिल है वो चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो इस केस में फिर आप कैसे करते हैं, बाउंड्रीज कैसे डिसाइड करते हैं? इस केस में आप कंट्रोल वॉल्यूम्स करते हैं। आप वॉल्यूम की एक बाउंड्री डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ रेडिएटर को कंसिडर कर रहे हैं तो रेडिएटर के इनलेट और रेडिएटर के आउटलेट ये डिसाइड करेंगे कि आपके सिस्टम की बाउंड्री क्या है। ठीक है जी। अगर हम इंजन के केस में बात कर रहे होंगे तो वही वाटर है, वही जो वाटर रेडिएटर से गुजरा है वही वाटर आपका इंजन की बॉडी से भी गुजर रहा है। लेकिन अगर आप इंजन को रेफरेंस रखते हुए डील करेंगे तो इंजन का जहां से इनलेट आ रहा है उस वाटर का, कूलिंग वाटर का, वो, और जहां पे वो आउट हो रहा है वो, ये आपको गवर्न करेगी सिस्टम की बाउंड्री। तो जब आप इस तरह की, जिसमें मैस फ्लो रेट हो रहा होता है, इस तरह की सिस्टम्स की बात करते हैं तो उनको आप कंट्रोल वॉल्यूम्स के थ्रू एवेलुएट करते हैं। उनको आप स्टैटिक बाउंड्रीज के थ्रू एवेलुएट नहीं करते, या एक सर्टन स्पेसिफाइड बाउंड्रीज के थ्रू एवेलुएट नहीं करते, बल्कि आप उनके लिए कंट्रोल वॉल्यूम्स के टर्म को यूज करते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम वो है जो आपके अंडर कंसिडरेशन चीज है। जितना भी पोर्शन आपके पास अंडर कंसिडरेशन है उसकी जो भी लिमिट्स बनेंगी इनलेट और आउटलेट की, वो आपके पास क्या होंगी, वो कंट्रोल वॉल्यूम्स आपको गवर्न करेंगे। इसको दोबारा पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग डिवाइसेस सच एज वाटर हीटर्स एंड कार रेडिएटर्स इन्वॉल्व mass flow in and out of a system and are modeled as control volume। तो होपफुली आपको कंट्रोल वॉल्यूम की अब समझ लगी होगी। मोस्ट कंट्रोल वॉल्यूम्स आर एनालाइज्ड अंडर स्टेडी ऑपरेटिंग कंडीशन। स्टेडी ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर आप उनको डील कर रहे होते हैं। ये टर्म स्टेडी मींस नो चेंज विद टाइम। विद टाइम आपके पास उसकी चेंज नहीं आ रही होती एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, जिस भी लोकेशन की आप बात कर रहे हैं। तो ये जो फिगर 1.17 है और 1.18 है, इसमें आपके पास ये एक्सप्लेन किया गया। पहले 1.17 में क्या चीज़ एक्सप्लेन की है, ये आपके पास सर्कुलर पाइप है जिसका एरिया आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4, जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। और v आपके पास वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है आपका फ्लूइड। तो इस केस में अगर आप मैस फ्लो रेट निकालना चाहें तो वो आपके पास क्या आएगा, m डॉट इज इक्वल टू रो VAC। VAC क्या है, वेलोसिटी, और साथ एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है। एरिया के साथ अगर आप कोई तीसरी डायमेंशन मल्टीप्लाई करें तो वो आपको क्या गवर्न करती है, वॉल्यूम। यानी एरिया मल्टीप्लाइड बाय थर्ड डायमेंशन इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है आपके पास m आवर v दैट इज इक्वल टू डेंसिटी। तो डेंसिटी की आपके पास जो बेसिक इक्वेशन होती है उसी को रीअरेंज किया गया है, जिसमें m ओवर v इज इक्वल टू रो होता है। रो को उसी साइड पर रहने दिया हमने, और m इज इक्वल टू रो v। अब ये आपके पास जो v वॉल्यूम वाला है, ये आपके पास जो v है ये वेलोसिटी वाला है। एक डायमेंशन वेलोसिटी की आई, दो डायमेंशन एरिया की आई, तो वॉल्यूम बन गया। तो वॉल्यूम फ्लो रेट, ये आपके पास जो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपको बेसिकली वॉल्यूम फ्लो रेट दे रहा है। और लेफ्ट साइड पे आपके पास मैस फ्लो रेट होगा। तो द मैस फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लूइड डेंसिटी, एवरेज फ्लूइड वेलोसिटी एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसे बना है वो मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल वॉल्यूम की अगर बात करें तो आपके पास मैस फ्लो रेट एन जितना हो रहा है उतना ही मैस फ्लो रेट आउट हो रहा है। टेम्परेचर लाइक उसका टेम्परेचर T1 है और टेम्परेचर T2 है, ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल है, ये चेंज हो सकते हैं। तो ये आपकी जो बाउंड्री आप अज्यूम कर रहे हैं आपका कंट्रोल वॉल्यूम को करेगा। तो एनर्जी ट्रांसफर इस केस में आपके पास कैसे आएगा, m डॉट जितना फ्लो रेट आ रहा है Cp डेल्टा T। इस केस में आप प्रेशर को काउंट कर रहे होते हैं। अगर आपका फिक्स्ड वॉल्यूम है, यानी आपके पास क्लोज सिस्टम है, जो इससे पिछले वाला केस था, तो उसमें आपके पास Cb आ रहा था। इस केस में आपके पास Cp आ रहा है। अंडर स्टेडी कंडीशन द नेट रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू a fluid in a control volume is equal to the rate of increase in the energy of the fluid stream flowing through the control volume। mass flow rate की अगर बात करें, the amount of mass flowing through a cross section of a flow device per unit time, तो वो आपका mass flow rate होगा। volume flow rate की बात करें तो the volume of a fluid flowing through a pipe or duct per unit time। पर यूनिट टाइम से जब भी आप डिवाइड करेंगे, चाहे वॉल्यूम को कर रहे हैं तो वॉल्यूम फ्लो रेट बनेगा, अगर मैस को कर रहे हैं तो मैस फ्लो रेट होगा। तो मैस फ्लो रेट की इक्वेशन लिखी है, सेम इसी तरह से वॉल्यूम फ्लो रेट की इक्वेशन लिखी है। और Q इस केस में आपके पास Q रेट होगा, हीट ट्रांसफर का रेट होगा,
दैट इज इक्वल टू एम डेल्टा एच। इस केस में आपके पास इंथैल्पी का चेंज आ रहा होता है, और इंथैल्पी के चेंज को हम फर्दर सी पी डेल्टा टी की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आपके पास जो थर्ड इक्वेशन बन रही है वो है एम डॉट सी पी डेल्टा टी। डॉट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे आप हीट के ट्रांसफर का रेट, हीट ट्रांसफर रेट की बात कर रहे हैं, इसलिए आपके पास मैस फ्लो रेट है, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे भी जो वैल्यूएट होगा वो हीट ट्रांसफर रेट होगा। सरफेस एनर्जी बैलेंस, अगर आप सरफेस एनर्जी बैलेंस की बात करें, दो तरह के एनर्जी बैलेंस हमने इससे पहले कवर कर लिए हैं, एक है फिक्स वॉल्यूम वाला और एक है कंट्रोल वॉल्यूम वाला। फिक्स वॉल्यूम वाला वो है जिसमें आपकी बाउंड्रीज पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। कंट्रोल वॉल्यूम में आपके पास स्टडी फ्लो होता है। स्टडी फ्लो को आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर बाउंड्रीज को खुद ले डाउन करते हैं, और वो जो आप लेआउट करते हैं बाउंड्रीज को, वो आपका कंट्रोल वॉल्यूम कहलाता है। अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी बैलेंस की। सॉरी, अच्छा जी, सरफेस एनर्जी बैलेंस की अगर बात करें, अ सरफेस कंटेन्स नो वॉल्यूम और मास, उसमें वॉल्यूम भी नहीं है और मास भी नहीं है, एंड दस नो एनर्जी। देयरफॉर अ सरफेस कैन बी व्यूड एज अ fictitious system whose energy content remain constant during a process। तो सरफेस का आपके पास जो एनर्जी कंटेंट है वो कांस्टेंट रहता है। यानी अगर हम वॉल की बात करें तो वॉल के अंदर क्या होगा, आपके पास एक जो अगर आप वॉल की बात करें तो इसकी बाउंड्रीज को हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास ना तो कोई वॉल्यूम फ्लो रेट हो रहा है और ना कोई मास फ्लो रेट हो रहा है। तो आपके पास इसको आप एज्यूम कैसे करते हैं, इसमें आप एजम्पशन इस तरह से लेते हैं कि a surface can be viewed as a fictitious system whose energy content remain constant during a process। अगर आपके दीवार से हीट ट्रांसफर हो रही है, या वॉल कोई भी है, चाहे वो आपके पास हीट एक्सचेंजर की वॉल है या कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी वॉल है, तो उसकी क्रॉस अगर आप मेजर कर रहे हो तो वॉल को आप कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कंसिडर करेंगे, यानी उसके अंदर आप वो चेंज नहीं लेके आएंगे। हाँ, उसके क्रॉस आप मेजर कर सकते हैं कि उसके क्रॉस हीट का ट्रांसफर कैसे होगा। ठीक है जी, तो जो वॉल के अंदर ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन के थ्रू होगा, और जो उसके क्रॉस होगा वो आपके पास कैसे होगा, वो रेडिएशन या कन्वेक्शन दोनों के थ्रू हो सकता है। या तो रेडिएशन के थ्रू आपके पास वो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, या फिर आपके पास कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा होगा। उसको एवेलुएट करने के लिए अगेन आप कंट्रोल वॉल्यूम एक डिसाइड करते हैं। वॉल को सेंटर रेफरेंस रखते हुए आप एक वॉल्यूम को डिसाइड करते हैं जिसके क्रॉस आप देखते हैं कि आपके पास हीट का फ्लो कितना आ रहा है और कितने में डिवाइड हो रहा है। ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन होती हैं, जैसे हमारी फील्ड सर्विसेज होती है। जो आपके बाइक के ऊपर जो फिन्स होते हैं, बाइक के इंजन के ऊपर जो फिन्स होते हैं, वो आपके पास एक्सटेंडेड सर्विसेज कहलाती हैं, जिनको आप सरफेस एनर्जी बैलेंस के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो इस केस में सरफेस एनर्जी बैलेंस की अगर बात करें तो ई इन, जितनी एनर्जी इन हो रही है उतनी ही आउट होगी। किस जगह पे, ये जो आपने कंट्रोल वॉल्यूम की बाउंड्री डिसाइड की है, जितनी एनर्जी यहाँ पे इन होगी, जैसे इस केस में हमारे पास कंडक्शन के थ्रू Q1 इन हो रही है और दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, Q2 डॉट में और Q3 डॉट में। तो Q2 डॉट और Q3 डॉट में कन्वर्जन हो रही है आपके पास कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू, और वो एनर्जी कहाँ से रही है, वो कंडक्शन से आ रही है, वॉल की कंडक्शन से। This relation is valid for both steady and transient condition, and the surface energy balance does not involve heat generation since the surface does not have a volume। वॉल्यूम होगा तो हीट जनरेशन होगी, या मतलब कोई ना कोई सोर्स होगा तो आपके पास हीट जनरेशन होगी। यहाँ पे सोर्स नहीं है, तो इसलिए हमारे पास हीट जनरेशन जीरो है। आपके पास जो नेट इक्वेशन बनती है दैट इज इक्वल टू टी इन डॉट इज इक्वल टू ई आउट डॉट। अच्छा जी, अगर हम क्यू की बात करें, आपके पास जो हीट का फ्लो, हीट का रेट है, हीट ट्रांसफर रेट है, उसकी बात करें तो Q1 डॉट इज इक्वल टू Q2 डॉट प्लस Q3 डॉट। जितनी हीट यहाँ पे आपके पास ट्रांसफर होगी कंडक्शन के थ्रू, अगर इस वॉल्यूम की बात करें, कंट्रोल सरफेस या कंट्रोल वॉल्यूम की बात करें, तो उतनी ही आपके आगे क्या करेंगे जी, आपके ट्रांसफर होगी। अच्छा जी, when the direction of interactions are not known, all energy interactions can be assumed to be towards the surface and the surface energy balance can be expressed as। अगर आपको ये नहीं पता कि हीट का मतलब इन कहाँ से है और आउट कहाँ से है, तो आप एरो सारे टुवर्ड्स सरफेस लगा देंगे। हाँ, होगा क्या कि जब आप उसको बैलेंस करेंगे
बैलेंस किस इक्वेशन से करेंगे, समेशन ऑफ ऑल एनर्जीज इज इक्वल टू 0। जब आप उसको बैलेंस आउट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो एनर्जीज आउट हो रही होंगी वो माइनस की फॉर्म में आने शुरू हो जाएंगी। ये आपने पहले भी थर्मल वन में भी बाज़ औक़ात देखा होगा कि जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो एंड पे अगर आपके पास जी 28 जो है इनका हैंड रेज्ड है, को पूछना चाह रहे हैं। सर मैंने ये पूछना था कि जब आपने कहा कि एनर्जी इन होगी कंडक्शन से और आउट होगी रेडिएशन या कन्वेक्शन से, या फिर या दोनों से होगी? जी जी जी, दोनों से हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। असल में जब ठीक। आप सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस के अंदर कंडक्शन के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफर हो रही होती है। हाँ, जब सरफेस का इंटरेक्शन आएगा किसी भी फ्लो के साथ, वो चाहे एयर का फ्लो हो चाहे आपके पास वाटर का फ्लो हो, तो वहां पे आपके पास कन्वेक्शन के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफर हो रही होगी। हाँ, अगर आपकी दो सरफेस ऐसी हैं जिनमें सिर्फ एयर इन्वॉल्व है तो आपकी रेडिएशन के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड ठीक। करता है कि आपके आगे मतलब उस वॉल के साथ आपका फ्लो किस चीज का, फ्लूइड कौन सा है, ठीक, थैंक उस यू पर सर। डिपेंड। ठीक। अच्छा जी, वैन द अच्छा, अगर आपको डायरेक्शंस नहीं पता, कमिंग बैक टुवर्ड्स द पॉइंट, तो आप क्या करते थे कि आप एनर्जीज को बैलेंस करते थे। बैलेंस करने के बाद आपके पास नेट, जब आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे तो परफॉर्म करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स में माइनस आ जाता था। माइनस आपको क्या बताता था कि आपने जो अजम्पशंस ली हैं वो रॉन्ग है, डायरेक्शन वाइज आपकी अजम्पशंस रॉन्ग है, आप उसको करेक्ट करने, या ये होता था या फिर ये होता था कि आपकी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो रही है सिस्टम से। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आपको नोन है तो दैट इज गुड थिंग, अगर अननोन है तो आप उसको सिंपल दोनों को वॉल की साइड पे यानी टुवर्ड्स वॉल करके आप इक्वेशन इक्वेशन को अप्लाई करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करें और रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। वो आपको बता देंगे कि वैल्यूज अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपकी डायरेक्शन ठीक है, अगर वैल्यूज नेगेटिव है तो आपकी डायरेक्शन जो है वो उल्टा है, आपको वो ठीक करनी है। अच्छा जी, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स की अगर बात करें, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म में हीट as a form of energy that can be transferred from one system to another as a result of temperature difference। तो हीट के ट्रांसफर के लिए जो जो आपके पास वो ड्राइविंग फोर्स है वो आपके पास इनफैक्ट टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस अगर होगा तो हीट ट्रांसफर होगी। A thermodynamic analysis is concerned with the amount of heat transferred as a system undergoes a process from one equilibrium state to another equilibrium state। तो थर्मोडायनामिक एनालिसिस में आप क्या कर रहे होते हैं कि सिस्टम की एक इक्विलिब्रियम स्टेट से जब वो कन्वर्ट होता है दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो आप क्या करते हैं, कितनी अमाउंट उसकी हीट ट्रांसफर हुई है वो आप इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं थर्मोडायनामिक एनालिसिस में। The science that deals with the determination of rates of such energy transfer uh, is the heat transfer। The transfer of energy as heat is always from higher temperature medium to the lower temperature one, and heat transfer stops when two mediums reaches the temperature। जो हमारे पास जीरोथ लॉ होता है वो यही है कि अगर आपके बैलेंसेस जब तक नहीं होंगे तब तक हीट ट्रांसफर होगी, जब आपके टेम्परेचर बैलेंसेस हो जाएंगे तो आपके पास हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। Heat can be transferred in three basic modes। The first one is conduction, second one is convection, and the third one is radiation। All mode of heat transfer requires the existence of temperature difference। और ये तीनों तब होंगी जब आपके पास टेम्परेचर का कोई ना कोई डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे आपके पास, तो वो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, चाहे जो भी मेथड आपका हो सकती है हीट ट्रांसफर, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल मीडियम उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे किस केस में हमने किया था, आरएसी की केस में, जो आप पढ़ेंगे भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग या आपने पढ़ लिया होगा, तो उस केस में हम लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन की तरफ हीट को ट्रांसफर करवा देते हैं, लेकिन आपको एक्सटर्नल मैकेनिज्म कोई ना कोई इन्वॉल्व करना पड़ता है। अच्छा जी, अब अगर कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी from more energetic particle of a substance to the adjacent less energetic ones as a result of interaction between the particles। ये आपको कुछ कंडक्शन का पहले भी आइडिया है, जैसे फ्री आयंस के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफर हो रही होती है, या इस तरह से अगर बात करें कि सर्टन एटम्स जो हैं किसी एक मटेरियल के, जो मेटल है उसके सर्टन एटम्स जो हैं उनकी अगर एनर्जी आप वो हाई एनर्जी रीजन में लाई कर रहे हैं, तो अपने एडजेसेंट जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनको वो हीट ट्रांसफर करेंगे। सेम ये फिनोमेना आपका मेटल्स के अंदर अगर हम देखें तो कैसे होता है, वो
आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में हो रहा था। इलेक्ट्रॉन आपका कैरियर बनता है और एक जगह से दूसरी जगह आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो कंडक्शन इज बेसिकली व्हाट कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस to the adjacent less energetic ones as a result of interaction between the particles। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं आपके पार्टिकल्स जिसमें आपकी कंडक्शन जब इन्वॉल्व होती है। In gases and liquid, conduction is due to the collision and diffusion of the molecules during their random motion। तो गैसेस और लिक्विड के केस में आपके कोलिजन और डिफ्यूजन होती है। कोलिजन जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो वो कोलिजन कहलाता है, और डिफ्यूजन एक पार्टिकल दूसरे में मर्ज होता है या एक एनवायरनमेंट दूसरे में मर्ज होता है तो डिफ्यूजन कहलाता है। और इन सॉलिड्स के केस में होता है इट इज ड्यू टू द combination of the vibration of the molecules in a lattice and the energy transport by the free electrons। The rate of heat conduction through a plane layer is proportional to the temperature difference across the layer and the heat transfer area, but is inversely proportional to the thickness of the layer। अगर आपके पास जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है, आपके पास एक रीजन है जिसमें आपने कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर को ऑब्जर्व करना है। ये आपके पास फ्लो है हीट ट्रांसफर रेट का, आपके पास फ्लो है जो लेफ्ट से राइट तरफ मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि आपके पास टेम्परेचर T1 जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू T2। तो T1 आपके पास हायर है T2 की निस्बत, तो आपका जो Q है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका एरिया है A और डेल्टा एक्स इसकी क्या है? थिकनेस है, या आप इसको थिकनेस है उस लेयर की। और आपकी डायमेंशनल जो क्वांटिटी है वो आप रेफरेंस रख रहे हैं 0 और x इस तरफ मूव कर रहा है। तो ये आपके पास डेल्टा एक्स डायमेंशन आ गई, ये एरिया आ गया, ये क्यू डॉट आ गया, और यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर डिफरेंसेस आ गए T1 और T2। अब हीट रेट ऑफ हीट कंडक्शन जो है वो दो चीज़ों के प्रोपोर्शनल होगा। जितना एरिया आप बढ़ाते जाएंगे उतना वो हीट का रेट जो है कंडक्शन के थ्रू वो बढ़ता जाएगा। दूसरी क्या चीज़ होगी जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो है टेम्परेचर डिफरेंस। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी कंडक्शन ज़्यादा होगी। ये दो चीज़ें होंगी। हाँ, जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना आपका रेट लो होगा कंडक्शन का। क्यों? क्योंकि आपको हीट के ट्रांसफर को यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करना है, लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक आपको पास ट्रैवल करना है। तो इस ट्रैवलिंग को जितना आप कम करते जाएंगे उतना रेट बढ़ता जाएगा, जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना रेट कम होता जाएगा। तो ये अगर आप इन तीनों को देखें तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है जी, रेट ऑफ हीट कंडक्शन दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया मल्टीप्लाइड विद टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय योर थिकनेस ऑफ लेयर। तो ये आपके पास कंडक्शन की बेसिक इक्वेशन बनती है, जिसको आप अगर जी ये स्लाइड्स मिल जाएंगे आपको, मसला नहीं है। ये वीडियो भी लेक्चर जो है ये भी मतलब मिल जाएगा, लेकिन लेटर स्टेज पे मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। जो क्विज होंगे और दरमियान की असेसमेंट्स होंगी उसमें ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे, वरना आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। और ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, स्लाइड्स का मसला नहीं है, तो मैं आपको भेज दूँगा। कंडक्शन की जो बेसिक इक्वेशन है उसका रेट अगर बात करें तो उसके रेट की इक्वेशन को आप कन्वर्ट करें अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, तो वो आपके पास Q रेट ऑफ कंडक्शन इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है जी। और अगर आपके पास हीट लॉस हो रहा है तो आपके पास माइनस के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स आ जाता है। ये बेसिक इक्वेशन है कंडक्शन की। व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो, अगर x आपके पास अप्रोचेस टू जीरो होगा तो ये डेल्टा टी और डेल्टा एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा जी डेरिवेटिव में। तो ये क्यू कंडक्शन की जो इक्वेशन है, क्यू ट्रांसफर हीट ट्रांसफर रेट थ्रू कंडक्शन, उसकी जो आपके पास बेसिक इक्वेशन बनती है दैट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी टी ओवर डी एक्स। इसको आप फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन भी कहते हैं। ये आपका फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है। इस पे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? डी टी आपके पास डी टी ओवर डी एक्स जो है वो स्लोप है टेम्परेचर कर्व की ऑन टी एक्स डायग्राम। टी आपके पास एक पैरामीटर है, एक्स आपके पास दूसरा पैरामीटर है। टी आपके पास जो है वो टी आपके पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ट्रीट हो रहा है, और एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ट्रीट हो रहा है। दूसरी चीज इसमें थर्मल कंडक्टिविटी है के। थर्मल कंडक्टिविटी आपकी मटेरियल टू मटेरियल
वेरी करती है। तो ये दो चीजें आपकी इनकॉर्पोरेट हो रही होती हैं किसमें, जब आप कंडक्शन की इक्वेशन लिखते हैं, फोरियर लॉ को लिखते हैं। A measure of the ability of a material to conduct heat, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। एल्यूमिनियम का के और होगा, आयरन का के और होगा, सेम इसी तरह से अगर स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे उसका के और होगा, प्लास्टिक्स की बात करेंगे उसका के और होगा, ग्लास की बात करेंगे उसका के और होगा। तो heat is conducted in the direction of decreasing temperature, and the temperature gradient becomes negative when temperature decreases with increasing x. The negative sign in the equation ensures that a heat transfer in the positive x direction is a positive quantity. ठीक है जी। तो कंटिन्यूसली आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो रहा होता है टेम्परेचर, तो इसलिए आप इसको माइनस के साथ शो करते हैं। जब आप इसको वैल्यूड भी करेंगे तो आपके पास वो डिपेक्ट होगा कि ये माइनस का साइन आ रहा है। बाकी इसको एलैबोरेट किया गया है दो फिगर्स के अंदर, जिसमें आपके सिलिकॉन को के जो है वो 148 है और कॉपर का के जो है 401 है। अब इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंसेस दोनों का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, थिकनेस भी 1 मीटर है, लेकिन आपके के डिफरेंस की वजह से इसके हीट का जो ट्रांसफर है वो उसमें तकरीबन 3 टाइम्स का फर्क है। कॉपर के थ्रू करेंगे तो वो 3 टाइम्स ज्यादा हीट ट्रांसफर हो गया एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। इन हीट कंडक्शन एनालिसिस, ये जो थर्ड डायग्राम है जिसमें आपके पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसका एरिया W ओवर H है, उसमें से आपका Q ट्रांसफर हो रहा है Q डॉट के थ्रू, और लेंथ उसकी L है, विड्थ उसकी W है और H उसकी हाइट है। हीट कंडक्शन एनालिसिस रिप्रेजेंट एरिया रिप्रेजेंट्स द एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर। ये मैंने आपको पहले बताया, जो नॉर्मल एरिया उसको हम अज्यूम कर रहे होते हैं जब आप कंडक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। ये कुछ इस जो फॉरियर के बारे में लिखा हुआ है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ यूनिट थिकनेस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। उसी को रीअरेंज करें, उसी इक्वेशन को के की रिस्पेक्ट से अगर आप रीअरेंज करें तो क्यू डॉट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया थर्मल डिफरेंस आ जाएगा और एल के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल यानी आपकी एक्स वाली डायरेक्शन, उसको आप लेंथ कंसिडर करें। लेंथ यानी आपका जितना वो फ्लो हो रहा है टेम्परेचर का या हीट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू द लोअर टेम्परेचर रीजन, वो आपको एल देता है। यानी एल आपके पास वो डायमेंशन आती है जो आपके दो टेम्परेचर डिफरेंसेस के दरमियान होती है। अच्छा जी, the thermal conductivity of a material is a measure of the ability of the material to conduct heat. A high value for thermal conductivity indicates that the material is a good heat conductor, and a low value indicates that the material is a poor heat conductor or insulator. Poor होगी तो insulator है, higher Q K होगी तो आपके पास वो क्या है, thermally conductive material है। तो conductors और insulator को आप इस तरह से जो है वो evaluate करते हैं। कुछ मटेरियल्स के बारे में लिखा हुआ है, किस किस रीजन में लाई करते हैं, गैसेस, इंसुलेटर्स आते हैं, लिक्विड्स आते हैं, नॉन मेटालिक सॉलिड आते हैं, मेटल अलॉयज आते हैं, प्योर मेटल आते हैं, नॉन मेटालिक क्रिस्टल्स आते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। डिफ्यूजिविटी, the variation of the thermal conductivity of various solid liquids and gases with temperature। टेम्परेचर का जो इफेक्ट आता है थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर, थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी की वेरिएशन आएगी। कॉपर के केस में आपकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती जाती है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आपके पास कंडक्टिविटी कम होती जा रही है। सेम इज द केस फॉर एल्यूमिनियम एज वेल। एल्यूमिनियम के केस में भी आपके पास वो कम होती जा रही है। तो ये आपकी वेरिएशन आ रही है, वो जो इससे पिछले बैंड्स हैं आपके पास, ये वाले जो इस फिगर में शो किए हैं, द रेंज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर है, जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिजल्टेंटली आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। उसकी वजह ये होती है कि थर्मल कंडक्टिविटी में हिंड्रेंस क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जितना वो हीटेड रीजन होगा, अगर आपकी बॉडी ज्यादा हीटेड है तो उनकी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, वाइब्रेंट ज्यादा होंगे जो आपके हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं हीट ट्रांसफर में। रीजन इसकी है। The thermal conductivities of gases such as air vary by a factor 10
raised to power 4 from those of a pure metal such as copper. कॉपर की निस्बत उसकी जो वेरिएशन है वो 10 raised to power 4 times है. Pure crystalline metals have the highest thermal conductivity and gases and insulating materials the lowest one. और थर्मल डिपेंडेंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसके थर्मल वेरिएशन आ रही होती है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से. अच्छा, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है? डिफ्यूजिविटी की अगर बात करें, ये आपके पास अल्फा की टर्म्स में आप इसको काउंट करते हैं. इट इज बेसिकली हीट कंडक्शन डिवाइडेड बाय हीट स्टोरेज. जितनी हीट कंडक्ट करे और डिवाइड आप उसको किससे करें जी? हीट स्टोरेज से करें. वो आपके पास आ जाता है. हीट स्टोरेज निकालने के लिए आपके पास रो होता है और सीपी होता है, हीट कैपेसिटी आप इसको कहते हैं. हीट कैपेसिटी से अगर आप डिवाइड करेंगे हीट कंडक्शन को तो आपके पास जो टर्म बनेगी उसको आप क्या कहते हैं? थर्मल डिफ्यूजिविटी कहते हैं. स्पेसिफिक हीट सीपी दैट इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास है. हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें तो रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको. थर्मल डिफ्यूजिविटी आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है. रिप्रेजेंट हाउ फास्ट हीट डिफ्यूजेस थ्रू अ मटेरियल. तो आपके पास मटेरियल के अंदर डिफ्यूज कितनी जल्दी हो सकती है हीट, वो शो कर रही होती है आपके थ्रू. किसके थ्रू? अल्फा के थ्रू. तो उसके दो चीजें आ रही हैं इसमें. एक डिफ्यूजिविटी की जब आप बात करेंगे तो इसमें एक कंडक्शन का पैरामीटर आ रहा है. कंडक्शन हो रही है और कितनी जल्दी होगी या कितनी स्लो होगी इस चीज को मेजर करने के लिए आपके पास वॉल्यूम है कि फलानी जगह से फलानी जगह तक आपके पास कितनी देर में कंडक्शन होगी. ये आपको गवर्न करती है डिफ्यूजिविटी. ठीक है जी. तो डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है? आपके पास रिप्रेजेंट हाउ फास्ट हीट डिफ्यूजेस थ्रू अ मटेरियल. उस मटेरियल के अंदर कितनी डिफ्यूजन जल्दी हो सकती है हीट की, इसको आप अल्फा से काउंट करते हैं. दैट इज इक्वल टू के ओवर रो सीपी. A material that has a high thermal conductivity or low heat capacity will obviously has a large thermal diffusivity. The larger thermal diffusivity, the faster the propagation of the heat into the medium. A smaller value of thermal diffusivity means that heat is mostly absorbed by the material and a small amount of heat is conducted further. ठीक है. तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इसी इक्वेशन को अगर आप डिस्कस करेंगे तो इसमें ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं. अगर आपके पास के ज़्यादा है और हीट स्टोरेज उसका कम है तो जल्दी हीट कंडक्शन हो रही है. अगर हीट स्टोरेज ज़्यादा है, के कम है, तो उसमें ज़्यादा स्टोर हो रही है हीट. इसी चीज़ को आप डिस्कस किया हुआ है इस तीनों पॉइंट. ठीक है जी. तो कंडक्शन पार्ट पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप पूछ लें.